कक्षा 7 के बच्चे, मेरे गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। गणित की कक्षा में हम कर रहे हैं पाठ पूर्णांक। पूर्णांक के पाठ के अंतर्गत हम प्रश्नावली 1.3 कर रहे हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 5 तक हम हल कर चुके हैं प्रश्नावली 1.3 की। आज हम लेते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, किसी हिमानीकरण यानी कि ठंडा करने की प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। पहले इस प्रश्न को समझते हैं कि कोई ऐसा कमरा है जिसे ठंडा किया जाता है। अब ठंडे करने की जो प्रक्रिया है, यानी जब ठंडा किया जाता है तो जैसे उसका एक समय तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस, जो उसका सामान्य तापमान। सामान्य तापमान से हम 1 घंटे में 5 डिग्री सेंटीग्रेड उसका तापमान कम कर रहे हैं। 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान हम उसका कम कर रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? पूछ रहा है कि 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा, जबकि प्रारंभिक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है और 1 घंटे में हम 5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम कर रहे हैं। प्रश्न को समझ गए तो इसको हल करना काफी आसान हो जाता है। तो प्रारंभ में कमरे का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस। अब 1 घंटे में तापमान कितना होगा? दिया है कि 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। वो कम किससे होगा? वो 40 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। तो 1 घंटे बाद तापमान कितना होगा? 40 ऋण 1 गुणा 5, क्योंकि 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। अब 2 घंटे में तापमान 40 ऋण 2 गुणा 5। 3 घंटे में तापमान 40 ऋण 3 गुणा 5, यानी हर घंटे में 5-5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होते जा रहा है। तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ते जाएं तो हम निकालेंगे 10 घंटे बाद तापमान कितना होगा? 40 ऋण 10 गुणा 5, यानी 10 को 5 से गुणा करेंगे और उसे 40 से घटा देंगे। तो 10 ऋण 40 गुणा 5, 10 ऋण 10 गुणा 5, जो 50 होगा। अब 40 में से हम 50 घटाना, यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटानी है, तो उत्तर ऋणात्मक आएगा। जो 40 ऋण 50 होगा 10, जो होगा ऋण 10 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार हमने देखा कि 10 घंटे बाद कमरे का तापमान ऋण 10 डिग्री सेल्सियस हो गया है। यह तापमान कब का है? 10 घंटे बाद का। अब हम लेते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 ये कह रहा है कि 10 प्रश्नों वाले कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋण 2 अंक दिए जाते हैं, और प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों का उत्तर 0 दिया जाता है। यानी कि कक्षा में एक टेस्ट लिया गया जिसमें अगर आप सही उत्तर देंगे, आपका उत्तर सही होगा तो आपको 5 अंक मिलेंगे। अगर उत्तर गलत हो गया तो आपके 2 अंक काट दिए जाएंगे, यानी कि ऋण 2 अंक दिए जाएंगे, 2 अंक काट दिए जाएंगे। और जो प्रश्न आपने छोड़ दिया उसके लिए 0 नंबर दिया जाएगा, यानी उस प्रश्न में कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा। अब एक छात्र है मोहन, वो 4 प्रश्नों का तो सही उत्तर देता है, 6 प्रश्नों का गलत उत्तर दे देता है। तो उसने कितने अंक प्राप्त किए? यह प्रश्न संख्या 7 का पहला भाग है। तो पहले हम इस पहले भाग को हल करते हैं। इसमें फिर से लिखेंगे कि सही उत्तर के अंक धन 2, गलत के अंक हमने कहा था 2 अंक काट दिए जाते हैं, तो ऋण 2, यानी सही में धन 5, गलत में ऋण 2। मोहन ने 4 प्रश्नों के सही उत्तर दिए और 6 के गलत। तो मोहन के अंक कितने होंगे? 4 के उसने सही अंक दिए तो 4 में उसको 5-5 अंक मिलेंगे। तो 4 गुणा धन 5, धन अब जोड़ेंगे, किससे जोड़ेंगे? 6 उसने गलत किए, यानी 6 गुणा ऋण 2, गलत में उसको ऋण 2 अंक मिल रहे हैं। अब इसे हम हल करें कि 4 प्रश्नों में 5 अंक और 6 प्रश्नों में ऋण 2 अंक, क्योंकि उसने 4 सही किए थे, 6 गलत किए थे। तो 4 गुणा धन 5, धन और धन गुणा होकर धन ही होता है। 4 पंजे 20, 6 गुणा ऋण 2, धन और ऋण गुणा होकर ऋण होता है। तो 6 दूनी 12, लेकिन ऋण 12 होगा। तो 20 धन ऋण 12, 20 ऋण 12, जो होगा 8। यानी हम कहेंगे कि मोहन ने इस परीक्षा में 8 अंक प्राप्त किए। अब हम लेते हैं इसी प्रश्न का दूसरा भाग। कोई दूसरी बच्ची है रेशमा, रेशमा के 5 उत्तर सही है, 5 उत्तर गलत है। उसने 5 सही किए, 5 गलत कर दिए। उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? अब रेशमा के 5 उत्तर सही है, 5 गलत है, तो रेशमा के अंक कितने होंगे? जो 5 सही है उसमें 5 अंक मिलेंगे, जो 5 गलत है उसमें 2 अंक ऋणात्मक मिलेंगे। तो 5 गुणा धन 5, धन 5 गुणा ऋण 2। अब 5 गुणा धन 5, 5 पच्चे 25, और 5 गुणा ऋण 2, एक धन और ऋण है तो ये ऋण 10 हो जाएगा। 25 धन ऋण 10 बराबर 25 ऋण 10, जो होगा 15। यानी रेशमा ने 15 अंक प्राप्त किए। इसका तीसरा भाग, यह आपकी पुस्तक का ही प्रश्न है, इसका तीसरा भाग आपके लिए छोड़ा है। जो पहले और दूसरे भाग की तरह ही आप तीसरा भाग इसका स्वयं करेंगे। अब एक प्रश्न संख्या 8 देखिए कि एक सीमेंट
कंपनी को सफेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है। यानी सीमेंट कंपनी जो सफेद सीमेंट बनाती है उसमें एक बोरी में उसको 8 रुपये का लाभ होता है, और अगर स्लेटी रंग की सीमेंट की बोरी बेचती है तो उसको 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होती है। यानी सफेद में लाभ है और स्लेटी रंग में उसको हानि है। अब किसी महीने में उस कंपनी ने 3000 बोरियां सफेद सीमेंट की बनाई और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की बेची, तो उसे लाभ हुआ या हानि हुई और कितना हुआ? यानी 3000 सफेद की और 5000 स्लेटी की। अब दूसरा भाग इसका है, यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियां की संख्या 6400 है तो कंपनी को स्लेटी रंग की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे न लाभ हो और न हानि। अब हम इस प्रश्न को एक एक करके हल करते हैं। इसका पहला भाग यानी ए भाग में हम देखते हैं, जो इसमें दी गई समस्त जानकारी हमने यहाँ लिखी है कि सफेद सीमेंट को बेचने पर लाभ होता है, इसलिए इस लाभ को हम धन 8 रुपये में दिखाएंगे, क्योंकि सफेद सीमेंट बेचता है तो दिया है कि 8 रुपये का लाभ होता है। अब जब वो स्लेटी सीमेंट बेचता है तो उसको हानि होती है, हानि को हम दिखाएंगे ऋण में। इस हानि को हम ऋण 5 यानी 5 रुपये की हानि होती है तो हम दिखाएंगे ऋण 5 में। अब 3000 सफेद सीमेंट की बोरियां उसने बेची, 3000 सफेद सीमेंट में उसको लाभ है 8 रुपये का, तो 3000 में कितना लाभ हुआ? 3000 गुणा धन 8। और 5000 स्लेटी सीमेंट की बोरियां बेचने पर हानि, 5000 गुणा ऋण 5, क्योंकि स्लेटी सीमेंट में उसको हानि हो रही है। अब कुल प्राप्त धनराशि कितनी होगी, यानी उसको लाभ या हानि क्या होगी निकालेंगे हम। 3000 बोरी बेचने में उसको 8 रुपये का लाभ हुआ और 5000 बोरी बेचने में उसको 5 रुपये की हानि हुई, तो 8 तिया 24 यानी 24000 और 5 पच्चे 25 जो होगा ऋण 25000। ये संख्या क्या आएगी? ऋण 25000। तो हम कहेंगे 24000 ऋण 25000, 24000 ऋण 25000 जो आएगा ऋण 1000, क्योंकि 25000 बड़ी संख्या है, इसमें यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा गलती हो गई, यहाँ पर ऋण 25000 आना चाहिए। इसको आप जब लिखेंगे तो आप ऋण 25000 ही करेंगे, तो 24000 ऋण 25000 जो होगा ऋण 1000। अब ऋण 1000 का अर्थ क्या है? ऋण 1000 का अर्थ है कि 1000 रुपये की हानि हुई है, 1000 रुपये की हानि हुई है, इसीलिए ऋण चिन्ह आया है। अब इसका दूसरा भाग हम करेंगे। यह दूसरे भाग में जो कह रहा है कि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियां, जो स्लेटी सीमेंट की बोरियां बेची गई है वो 6500 बोरियां बेची गई है। अब स्लेटी सीमेंट में 5 रुपए की हानि होती है, तो हानि कितनी हो गई? 6400 गुणा ऋण 5 यानी 32000 रुपये की हानि हो गई है, तब हमने ये ऋण 32000 आया है। अब लाभ या हानि न हो, न तो नुकसान हो न फायदा हो, इसके लिए सफेद सीमेंट की बोरियों में भी हमें जो 32000 की हानि हुई उतना ही लाभ कमाना होगा, यानी 32000 रुपये का लाभ हमको सफेद सीमेंट की बोरी में चाहिए। तो एक सफेद सीमेंट की बोरी में लाभ कितना है? 8 रुपये का। तो 32000 लाभ के लिए हमको कितनी सीमेंट की बोरी बेचनी पड़ेगी? 32000 में 8 को विभाजित कर देंगे यानी भाग दे देंगे, तो हमारे आएगा 4000। यानी लाभ या हानि न हो इसके लिए 4000 सफेद सीमेंट की बोरियां हमको बेचनी होंगी। तो इस प्रकार हमें 4000 सीमेंट की बोरी, जब 4000 जब हम सफेद सीमेंट की बोरी बेचेंगे तब हमें न तो हानि होगी और न लाभ होगा। निम्नलिखित कथन को सत्य कथन में परिवर्तित करने के लिए रिक्त स्थान को एक पूर्णांक से प्रतिस्थापित कीजिए, यानी रिक्त स्थान में पूर्णांक लिखना है। इसे देखिए, अब ऋण 3 है और यहाँ 27 है। अगर हम ऋण को छोड़ दें तो 3 को किससे गुणा करके 27 आए? हम कहेंगे 9 से गुणा करके 27 आए, 9 तो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ ऋण है और यहाँ धन लाना है। हम जानते हैं कि ऋण को ऋण से गुणा करके धन होता है, तो यहाँ हमको ऋण 9 लिखना होगा, ऋण 9। इसी प्रकार बी वाला भाग 5 गुणा, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? जो ऋण 35 आएगा। अब हमको पता है कि 5 गुणा 7 ऋण 35 होता है, लेकिन यह संख्या परिणाम में हमारा ऋण है, तो हम 5 को ऋण 7 से गुणा करेंगे, धन और ऋण गुणा करके ही ऋण आएगा। और सी वाला भाग कि ऋण 8 को किससे गुणा करें कि ऋण 56 आए। अब अगर हम चिन्ह को न देखें तो यहाँ 8 होगा, यहाँ 56 होगा, 8 7 56 होता है, यहाँ पर 7 आएगा। लेकिन यहाँ ऋण आना है और यहाँ भी ऋण है, तो यहाँ हम धन 7 लिखेंगे, या खाली या सिर्फ 7 भी लिखें तो भी ठीक है। 7 गुणा ऋण 8 बराबर ऋण 56। और डी वाला है, यहाँ पर है ऋण 12 और ऋण 12 को किससे गुणा करेंगे? 132 आए, यानी 12 को किससे गुणा 132 आए? हम कहेंगे 11 से गुणा करके 132 आएगा। अब यहाँ ऋण है तो यहाँ भी हमें ऋण लेना पड़ेगा, तभी यहाँ धन आएगा, तो यहाँ आएगा ऋण 11, यानी ऋण 11 गुणा ऋण 12 बराबर 132 हमें प्राप्त होगा। तो और यह आपके इस रिक्त स्थान की पूर्ति के उत्तर यहाँ आपके लिए मैंने लिख के दिए हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।